बागपत है। बागपत के सिनौली में जिस तरीके से व्यापक स्तर पर जो पड़ताल है, जो खुदाई है, वो पूरे अभियान की शक्ल में चलती रही और जिस तरह से चीजें उस समय भी सामने आई और अब भी सामने आती रहती हैं, उसी तरीके से 1952 का साल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस समय दिल्ली से हस्तिनापुर के साक्ष्य सामने आए थे। बागपत का इतिहास हमेशा ऐसा रहा कि जरा सी खुदाई पर या जरा सा किसी पुरानी दीवार को उकेरा जाए तो मिट्टी के बर्तन, धातु आदि निकल आते हैं। लोगों का हमेशा मानना होता था कि इस क्षेत्र का जर्रा जर्रा महाभारत काल से जुड़ा है। एएसआई ने जब सच की तलाश में खुदाई की तो अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय इतिहास सामने आ खड़ा हुआ। यहाँ तो ये कंकाल और जो यही निकले कब्रिस्तानों की जो जगह है, तो ये ऐसा ही निकला। महीनों खुदाई चली वैसे, और ईंटें पत्थर जो पुराने घड़े 5000 साल पुराने, और ये हड्डियां निकली हैं। माना गया कि ये अवशेष हजारों साल पुराने हैं और किसी प्राचीन सभ्यता की ओर इशारा करते हैं, लेकिन इनका संबंध महाभारत के पात्रों से भी हो सकता है। इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। 2005 में खुदाई की गई तो पूरा कब्रिस्तान जैसा ढांचा मिला। 2007 में भी यहाँ खुदाई की गई तो तांबे के कुछ तीर और बर्तन मिले। लेकिन 2018 में पुरातत्व विभाग की निगरानी में एक बार फिर खुदाई हुई तो उसमें से जो निकला उसने विशेषज्ञों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि इन सबूतों का रिश्ता महाभारत से तो नहीं। इस उपमहाद्वीप में पहली बार ऐसा हुआ कि इस तरह का बरियल सिस्टम प्रकाश में आया, जिसमें न सिर्फ कॉफिन है और कॉफिन के ऊपर डेकोरेशन है, बल्कि उसके साथ साथ और बिलोंगिंग्स जैसे चैरियट है, जिसको हम हिंदी में रथ कह सकते हैं, तो रथ भी रखे गए हैं, साथ साथ उनकी और बिलोंगिंग्स रखी गई है। शाही चिन्हों वाले ताबूत मिले, सोने चांदी के आभूषण मिले, तलवारें मिली, कटार मिली और मिला एक रथ। रथ की पूरी आकृति सलामत थी, पहियों का पूरा ढांचा था, और तो और वो जुआ भी सलामत था जिसमें घोड़े जोते जाते थे। यह अद्भुत खोज है, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में अब तक जितनी भी खोज खुदाई के जरिए की गई, उनमें पहली बार रथ मिला था। रथ जो पहियों पर दौड़ता था और जिसे घोड़े खींचते थे। पुरातत्व विभाग का कहना है कि ये कम से कम 4 से 4500 साल पुराने हैं, यानी महाभारत कालीन। बागपत में जो अवशेष मिले उनमें जिस तरह से ताबूतों को सजाया गया, उससे ये पता चलता है कि जिनके ये ताबूत रहे होंगे वो बेहद प्रभावशाली व्यक्ति रहे होंगे। तो हमारी सभ्यता कंटेम्पररी वर्ल्ड में हमारी संस्कृति में ये सारी चीजें प्रयोग में लाई जा रही, इसलिए यहाँ जो मिल रहा है ये वेल डेवलप, ये पूरा का पूरा चैरियट हमें मिल गया, जो पहले कभी किसी एक्सकवेशन में, किसी उत्खनन में नहीं प्राप्त हुआ था। ऐसी चीजें एक हाईली सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी, एक वॉरियर क्लास, योद्धा क्लास को दर्शाता है। यहाँ पर आपको कई वो चीजें भी दिखेंगी जो जीवन शैली को दर्शाती हैं। वो मटका पड़ा हुआ है या फिर मिट्टी के और बर्तन के जो टुकड़े यहाँ पर हैं, जिनका कुछ कुछ हिस्सा ले जाकर उसका कार्बन डेटिंग भी किया जाता है, क्योंकि जिस तरह का निर्माण है उसे देखकर ये तो पता चल जाता है कि किस काल का होगा, लेकिन उसकी तस्दीक अगर वैज्ञानिक तौर पर करनी है तो उसके लिए एक पूरी प्रक्रिया होती है। और अभी तक जितने भी क्षेत्रों में खुदाई होके बहुत सारे जो चीजें सामने आई हैं, उनसे भी उस काल की जीवन शैली के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। 2005 की खुदाई में पूरा समाधि स्थल मिला था, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की समाधियां पाई गई थी, जिसमें ताबूत बेहद सम्मान से और पूरी साज सज्जा के साथ दफनाए गए थे। सिनौली में भी करीब 8 समाधियां फिर से मिली, लेकिन ये बाकी से अलग हैं। इन पर शाही चिन्ह अंकित रहे। उनके सिरहाने जो बर्तन मिले वो पक्की मिट्टी या धातु के बने थे, साथ में उनके शस्त्र भी दफनाए गए थे। ये इसके जो लेग्स हैं कॉट के, कॉफिन के जो लेग हैं, उसमें भी कॉपर की डिजाइनिंग दिखाई दे रही है। ये देखिए, एक ट्रायंगुलर डिजाइन्स किए गए हैं और साथ साथ ये पट्टियां लगाई गई है। यहाँ भी ट्रायंगुलर डिजाइन किए गए हैं। तो ये पूरी कॉफिन जिसके रिमेन्स आप देख रहे हैं, वो एक हाईली डेकोरेटेड कॉफिन था और इसके हर पार्ट की तरफ कॉपर से डेकोरेशंस किए गए थे। इस एरिया में कॉपर के पॉट रखे गए थे, जिसमें एक टर्टल बेस पॉट है
और दूसरा पॉट यहाँ, और कॉपर के चैनल भी इसके नीचे, खाट के नीचे सजा के रखे गए थे। यहाँ पे बड़े वाले पॉट थे जिसमें संभवतः ग्रेन्स या और चीज़ें रखी गई हैं। ये आप एक ह्यूमन बॉडी के आकार का, या आप कह सकते हैं 8 के आकार का एक शेप दिखाई दे रहा है, जिसमें कॉपर के रिमेन्स आपको जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। कॉपर की डिजाइनिंग दिखाई दे रही है। ये संभवतः एक शील्ड का पार्ट है जो हमको दूसरे बरियल में पूरा का पूरा मिला है। सिनौली में मिली समाधियों को पहले सिंहासन नुमा ऊंचाई पर बने ताबूत में रखा गया और फिर उनके साथ सारी जरूरी चीजें रखी गई थी, फिर लेप लगाकर बंद कर दिया गया था। जो समाधि सबसे ज्यादा चौंका रही थी वो सबसे बड़ी और समृद्धशाली प्रतीत होती थी, क्योंकि इसके पास ही एक कुत्ते को भी दफनाया गया था। लेकिन महाभारत की कई कहानियों में ये भी वर्णन मिलता है कि तब योद्धाओं का अंतिम संस्कार किया जाता था। ऐसे में इस सवाल पर शोध अभी जारी है कि तब ये समाधियां क्यों और किसकी। हिस्ट्री के अंदर जैसे तमाम मिसिंग लिंक्स होते हैं, उसी तरीके से एक मिसिंग लिंक ये भी है कि अगर ये महाभारत टाइम का है तो महाभारत टाइम में दाह प्रथा प्रचलित थी, तो ये कैसे हो सकता है। तो इस पे मेरा अपना विचार ऐसा है कि आप अगर हिंदू मैथोलॉजी के अंदर भी आप जाके देखें, कि मैथोलॉजी हिस्ट्री एक जगह आप जाकर ओवरलैप करने लगती है। तो हिंदू मैथोलॉजी में आपको दफन करने के भी कभी कभी कुछ आपको प्रमाण मिलते हैं, जैसे कि आपको तमाम समाधियां भी होती हैं, तमाम साधु संतों की भी होती हैं। सिनौली में 2005 में एएसआई उत्खनन के एक क्षेत्रीय संयोजक एवं वरिष्ठ इतिहासकार डॉक्टर कृष्णकांत ने दावा किया था। सिनौली में मिले अवशेष वैदिक सभ्यता का पुख्ता प्रमाण देते हैं। सिनौली में कई कंकाल और ताबूत मिले हैं जो ये बताते हैं कि शवों को दफनाने की प्रथा थी, लेकिन साथ ही कई राख के ढेर भी मिले। जांच के बाद ये पाया गया कि वो शवों की राख थी, यानी तब दफनाने के अलावा शवों के अंतिम संस्कार का भी चलन था। डॉक्टर कृष्णकांत ने यह भी कहा कि वेदों में शवों को जलाने और दफनाने दोनों का उल्लेख मिलता है। महाभारत की जब हम बात करते हैं तो ये सालों, दशकों या सदियों की बात नहीं, ये युगों युगों पुरानी बात हो जाती है। और केवल दिल्ली हस्तिनापुर का क्षेत्र नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष में कई ऐसे हिस्से हैं जहां से प्रमाण एक एक करके सामने आते ही रहते हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर में आज भी वो गुफा है जिसमें यह माना जाता है कि पांडवों ने 1 वर्ष के अज्ञातवास का समय काटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। वही गुप्त गुफा है, यहाँ भगवान कृष्ण जी बालक रूप में आते थे, बच्चे का वेश बनाकर, और यहाँ पांडवों के साथ रणनीति करते थे। जम्मू कश्मीर के ही उधमपुर में क्रिमची गांव है, जहां कहा जाता है कि पांडव जब अखनूर से कीचक का वध करके आए तो शेष अज्ञातवास काल यहीं इसी गांव में व्यतीत किया। तो साला जिज्जा है ना, राजा कीचक और राजा विराट, तो यहाँ भी वो आए हैं। माता ने उनको ख्वाब में बोला मेरे मंदिर बनाओ, तो सदियों पुराने मंदिर बने हैं। यहाँ से जाकर वो वापस महाभारत हुआ है। बिहार के राजगीर में वो स्थान आज भी मौजूद है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण के रथ के पहियों के निशान हैं, और यहाँ वो जगह भी है जहाँ के बारे में मान्यता है कि भीम ने जरासंध का वध किया था। देख के तो लगता है जैसे कि शायद कोई रथ यहाँ से गुजरा हो और उसके लिए शोध करना पड़ेगा, पर क्या यहाँ पे पूरा खुदाई हुई है, एक्सकवेशन के बाद मिट्टी हटाकर ऐसा दिखा है? ये मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण जब जरासंध से युद्ध के लिए जब आए थे भीम के साथ, तो इसी रास्ते से अपने रथ के साथ गए। उसी रथ का ये निशान है। किंवदंतियों का मानना है कि भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम इसी रास्ते से होके गए हैं, और ऐसे भी देखने से लगता है कि किसी पहिए का निशान ये है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र का वर्णन महाभारत में इस रूप में मिलता है कि यहीं संपूर्ण युद्ध लड़ा गया था और यहीं भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। इस चिलचिलाती धूप में भी देखिए सब लगे हुए हैं दिन रात यहाँ पर इतिहास को ढूंढ निकालने की कोशिश में। यहाँ पर जो ये गहरा गड्ढा खोदा गया है अभी तक, वहां आप मौर्य काल के इतिहास को समझ सकते हैं। और इसे इस हिसाब से समझिए कि भले ही अंग्रेज आकर हमें ये पढ़ाकर चले गए कि भारतीय क्या जानते थे, ये वाटर हार्वेस्टिंग का एक नमूना है। उस रूप में उसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक कुआं और उसके साथ कुछ ऐसी व्यवस्था कि पानी इस हिस्से में
पहुंचता था वहां से होते हुए। यानी कुल मिलाकर हम ये समझाना चाह रहे हैं कि अलग अलग हमारे जरूर यहाँ पर काल रहे, लेकिन हर एक काल इस बात की तस्दीक करता है कि भारत में इन सारी चीजों को लेकर ज्ञान था और भरपूर था। इतिहास में न जाने कितनी ही बार पांडव किला, इंद्रप्रस्थ, पांडवों की राजधानी का उल्लेख मिला, लेकिन सच कभी पूरी तरह से सामने नहीं आ पाया। शम्स सिराज अफीफ की 14वीं सदी में लिखी किताब तारीख फिरोज शाही में लिखा है कि इंद्रप्रस्थ किसी परगना का मुख्यालय हुआ करता था। पश्चिम दिल्ली के नारायणा गांव से 14वीं सदी के एक अभिलेख में भी इंद्रप्रस्थ का उल्लेख है। अबुल फजल ने 16वीं सदी में लिखी अपनी पुस्तक आईने अकबरी में लिखा है कि हुमायूं का किला उसी स्थान पर बनाया गया था जहां कभी पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। अंतिम सच क्या है वो बस चंद हाथ की दूरी पर ही है। साक्ष्य इस बात के मिलने लगे हैं कि पुराने किले का संबंध महाभारत काल से। पांडवों की राजधानी थी तो कैसी थी, वो अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय सच भी सामने बस आने को ही है। ये सच का एक सिरा है जो अभी सामने आया है, अभी और पड़ताल बाकी है,